तो हम बात कर रहे थे स्ट्रेटिफिकेशन की। स्ट्रेटिफिकेशन यानी चिलिंग ट्रीटमेंट। जब सीड्स को, खास तौर पे टेम्परेट रीजन के जो प्लांट्स हैं, इनके सीड्स को जब हम 0 डिग्री के आसपास के टेम्परेचर पर ले आते हैं, यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री। 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर यानी 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री टेम्परेचर पर जब हम ले आते हैं, तब उसको बोलते हैं चिलिंग ट्रीटमेंट। तो ऐसे कंडीशन में जब हम सीड्स को रख देते हैं, तब ऐसे सीड्स जो है, इनकी डोरमेंसी दूर हो जाती है और ये फिर से जो है जर्मिनेट होने के काबिल हो जाती है। यानी कि जो पूरा का पूरा जो विंटर सीजन है, टेम्परेट रीजन में अगर विंटर सीजन देखें तो कम से कम 3 से 4 महीने का विंटर सीजन होता है। तो या तो 3 से 4 महीने तक नेचुरली सीड्स जो है वो टेम्परेचर को रिसीव करें, अथवा आर्टिफिशियली अगर आप सीड्स को इतने टेम्परेचर पर एक्सपोज कर देंगे तो उनकी डोरमेंसी दूर हो जाएगी और वो फिर से जर्मिनेट होने के काबिल हो जाएंगे। ऐसा देखा गया है कि जब आप सीड्स को चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं या स्ट्रेटिफिकेशन सीड्स का करते हैं, तो इसकी वजह से, चिलिंग ट्रीटमेंट की वजह से सीड्स के अंदर जिब्रेलिक एसिड का सिंथेसिस फिर से शुरू हो जाता है। और जिब्रेलिक एसिड आपको पता है ये क्या करता है, जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। ये हार्मोन क्या करता है, सीड के जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। जब आप सीड को चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं तो फिर से जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोलियस एविलेना ये प्लांट्स है, इसमें लगभग 4 to 6 वीक्स का चिलिंग ट्रीटमेंट जब आप देते हैं, कितने टेम्परेचर पर, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उस सीड को 4 to 6 वीक यानी 1 से 1.5 महीना जब आप रखते हैं और उसके बाद फिर उस सीड को नॉर्मल 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ले आते हैं, तो उसकी डोरमेंसी खत्म हो जाती है। दैट इज द सेकेंड मेथड ऑफ रिमूविंग या ब्रेकिंग द सीड डोरमेंसी। थर्ड मेथड प्रोलॉन्ग्ड वॉशिंग, यानी कि जब प्रोलॉन्ग्ड वॉशिंग का मतलब सीड को बहुत लंबे समय तक के लिए पानी की धार से धोना, वॉश करना। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि वन ऑफ द रीजन फॉर डोरमेंसी इन द सीड्स इज प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इनटू द सीड कोट। सीड कोट के अंदर या सीड के अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर कई बार ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि जर्मिनेशन को नहीं होने देते हैं। तो ऐसे केस में जब आप सीड्स को पानी में लंबे समय तक वॉश आउट करेंगे, तो वो क्या करता है कि जो इनहिबिटरी केमिकल्स प्रेजेंट है सीड कोट में, उसको वॉश आउट कर देता है या लीच आउट कर देता है। बेसिकली ये जो इनहिबिटरी केमिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जिब्रेलिक एसिड के सिंथेसिस को रोक देते हैं। यानी जिब्रेलिक एसिड का जो सिंथेसिस है या जो जिब्रेलिक एसिड का जीन है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है इन केमिकल कंपाउंड्स की वजह से। जब आप सीड्स को काफी देर तक पानी में वॉश करते हैं तो वो केमिकल कंपाउंड्स वॉश आउट होते हैं और फिर से वो सीड्स जर्मिनेट हो सकता है। चौथा मेथड है डोरमेंसी ब्रेक करने का, एक्सपोजर टू द रेड लाइट। एक्सपोजर टू द रेड लाइट, ये मेथड उन सीड्स में काम करता है जो फोटोप्लास्टिक, पॉजिटिवली फोटोप्लास्टिक सीड्स होते हैं। पॉजिटिवली फोटोप्लास्टिक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिवली फोटोप्लास्टिक का मतलब ये होता है, ये टर्म यहाँ पर हमने यूज किया हुआ है, पॉजिटिवली फोटोप्लास्टिक। जनरली सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती, उनको ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए और सूटेबल मीडियम चाहिए जहां पर कि वो ग्रो कर सकें। लाइट इज नॉट एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स जनरली, बट there are certain plants where the light is essential for the germination. ऐसे सीड्स को जिनमें कि लाइट इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन, they are known as photoblastic seed, positively photoblastic seed. Example, Epilobium species, Viscum album है, these are the photoblastic seeds. And those plants whose germination is inhibited by the light are termed negatively photoplastic seed. और इसके साथ ही साथ कई सीड्स ऐसे भी हैं जिसमें कि अगर लाइट पड़ जाए तो उनका जर्मिनेशन रुक जाता है। ऐसे सीड्स को हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिवली फोटोप्लास्टिक सीड्स।
यानी लाइट उन पे नहीं पड़ना चाहिए, अंधेरे में दबा के जमीन के अंदर। मेनी मेंबर्स ऑफ द लिलिएसी फैमिली, इनमें जो सीड्स होता है दैट इज नेगेटिवली फोटोप्लास्टिक, एंड रेस्ट ऑफ द अदर्स दे आर फोटोपीरियोडिक सीड्स। In seeds which are light responsive, phytochrome has been demonstrated to increase the expression of two key enzymes of the gibberellic acid biosynthesis. ऐसे सीड्स में जो कि पॉजिटिवली फोटोप्लास्टिक सीड्स होते हैं, उनमें सीड के अंदर, सीड कोट में फाइटोक्रोम पिगमेंट पाया जाता है, और ये फाइटोक्रोम पिगमेंट जब रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ये फाइटोक्रोम रेड से फाइटोक्रोम फार रेड स्टेट में चेंज हो जाता है। ये जो फाइटोक्रोम सीड्स में होता है, फाइटोक्रोम इज अ पिगमेंट, जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट है वैसे ही फाइटोक्रोम पिगमेंट है। ये फाइटोक्रोम पिगमेंट जब रेड लाइट में एक्सपोज होता है तो जो फाइटोक्रोम रेड है ये किस में चेंज हो जाता है, फाइटोक्रोम फार रेड में चेंज हो जाता है। और जब ये फाइटोक्रोम फार रेड कंडीशन में चेंज हो जाता है तो इसके साथ ही साथ क्या होता है कि ये अपने साथ जिबरेलिक एसिड बायोसिंथेसिस शुरू कर देता है, और इसके अलावा और भी कई पॉजिटिवली डेवलपमेंटल प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से सीड में जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक, अब आते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ फाइटोक्रोम फार रेड। तो जो फाइटोक्रोम फार रेड पिगमेंट है ये तभी बनेगा जब जब सीड को आप रेड लाइट देंगे, तो रेड लाइट में यानी जब सीड डोरमेंट स्टेज में है, जब जर्मिनेशन रुका हुआ है, तब उसमें फाइटोक्रोम रेड कंडीशन होती है। लेकिन जब फाइटोक्रोम रेड को रेड लाइट से एक्सपोज करते हैं तो वो फार रेड में कन्वर्ट होता है, और ये फार रेड कंडीशन में ही सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। तो जब सीड का फाइटोक्रोम फार रेड स्टेज में आ जाता है रेड लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद, देन इट लीड्स टू द रेडिकल एलोंगेशन, तभी ये रेडिकल को इलोंगेट होने देता है। दूसरा काम क्या करता है, इट इंड्यूसेस द अपटेक ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन, यानी जो फाइटोक्रोम फार रेड है ये सराउंडिंग मीडियम से सोडियम और पोटेशियम आयंस को एब्जॉर्ब करता है, और बाहर की तरफ यानी सेल वॉल के आसपास, यानी जो सेल वॉल है ना सीड की सेल वॉल, उसमें हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है। तो हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, दे आर एसिडिक। हाइड्रोजन आयन जब सिक्रीट होगा पीएच कम होगा, है ना। तो जैसे जैसे पीएच कम होगा, एसिडिक इन्वायरमेंट मिलेगा, तो जो हार्ड सीड कोट है उसमें हार्ड सीड कोट क्या हो जाएगा, वो लूज होना शुरू हो जाएगा, नेचुरली एसिड सिक्रीट होने लगेगा, और वो क्या करेगा, सीड कोट को वीक कर देगा। साथ ही साथ जो एंडोस्पर्म है और जो फ्रूट वॉल है उसको भी एसिडिक कर देगा। नतीजा क्या होता है कि इसकी वजह से जो सेल को जोड़ने वाला कंपाउंड होता है ना, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट, सेल के मिडिल लैमेला में पाया जाता है। ये क्या होता है कि फ्रूट और सीड दोनों सॉफ्ट होने लगते हैं जब एसिड सिक्रीट होता है। तो ये किसके रिस्पॉन्स में होता है, फाइटोक्रोम फार रेड के रिस्पॉन्स में होता है। सेल्स जो है, सीड की जो सेल्स हैं, एंडोस्पर्म की जो सेल्स हैं, ये आउटर वॉल में हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन स्टार्ट करते हैं। ये कब सिक्रीट करेंगी, जब सेल्स सराउंडिंग मीडियम से सोडियम और पोटेशियम आयन को एब्जॉर्ब करेंगे और बदले में हाइड्रोजन आयन बाहर रिलीज करते हैं, तो सेल वॉल लूज हो जाती है। दिस केमिकल वीकनिंग ऑफ द endosperm cells and degradation of the endosperm and fruit wall results into loosening of the cell wall of the seed. Seed की cell wall loose पड़ जाती है। This phytochrome far red induces the synthesis of gibberellic acid and gibberellic acid substitutes. और ये फार रेड क्या करता है, जिबरेलिक एसिड और जिबरेलिक एसिड के जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, यानी इसके जो पूरक केमिकल कंपाउंड्स हैं, उनकी सिंथेसिस को इंड्यूस करता है, जिससे कि डोरमेंसी खत्म होती है और जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये प्रोसेस किसमें पाया जाएगा, पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक सीड्स में ये चेंजेस फाइटोक्रोम फार रेड के द्वारा इंड्यूस किए जाते हैं। नाउ कम टू द
बड डॉर्मेंसी। अभी तक हमने पढ़ा सीड डॉर्मेंसी। बड डॉर्मेंसी क्या होता है? बड मतलब कली। तो डॉर्मेंट बड से क्या मतलब है? किस बड को कहेंगे कि ये डॉर्मेंट है? सो द डॉर्मेंट बड इज नथिंग बट इट इज ए मॉडिफाइड शूट consisting of an apical meristem, shortened nodes and internodes। बड में क्या होगा? एक एपिकल मेरिस्टेम होगी, फिर शॉर्टेंड नोड्स एंड इंटरनोड्स होंगे, प्लस लीफ प्राइमोर्डिया इन देयर एक्सिल्स। इन नोड्स पर क्या होगा? लीफ प्राइमोर्डिया होंगे, लीफ की छोटी छोटी प्राइमोर्डिया, एंड द होल स्ट्रक्चर इज प्रोटेक्टेड बाय द मॉडिफाइड लीव्स नोन एज बड स्केल्स। और ये पूरा स्ट्रक्चर यानी कि एपिकल मेरिस्टेम, शॉर्टेंड नोड्स एंड इंटरनोड्स and leaf primordia, it is protected by the bud scales. This is called as the dormant bud. This dormant bud is common in temperate woody plants, यानी समशीतोष्ण जलवायु में उगने वाले जो woody plants हैं उनमें ये dormant bud पाया जाता है। And bud dormancy is characterized by the seasonal decline in growth followed by a period of dormancy। यानी कि कैसे पता चलेगा कि बड डॉर्मेंसी शुरू हो गई है? तो क्या होगा कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और एक समय बाद पूरी ग्रोथ, बड की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। बड की ग्रोथ मतलब जो नोड्स एंड इंटरनोड्स हैं वो इलोंगेट नहीं होंगे, जो लीफ प्राइमोर्डिया है वो एज इट इज होंगी, वो लीफ में कन्वर्ट नहीं होंगी, या जो नए ब्रांचेस डेवलप होते थे, जो नए ब्रांचेस डेवलप होते थे वो डेवलप होना रुक जाएंगे। ओवरऑल लैटरल ग्रोथ और एपिकल ग्रोथ दोनों रुक जाएंगे। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं बड डॉर्मेंसी। व्हाट आर द काजेज ऑफ द बड डॉर्मेंसी? बड डॉर्मेंसी होती क्यों है? इन पेरिनियल प्लांट्स लाइक shrubs, trees have to go through the different season in a year। जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं उनको साल में अलग अलग सीजन से उनका पाला पड़ता है। शीत ऋतु आएगी, ग्रीष्म ऋतु आएगी, वर्षा ऋतु आएगी। द ऑनसेट ऑफ द विंटर, यानी जब जाड़े की शुरुआत होती है, जैसे अभी क्या हो रहा है, आने वाले समय में अक्टूबर से जाड़ा पड़ना शुरू हो जाएगा। द ऑनसेट ऑफ द विंटर इज ऑलवेज एन अनफेवरेबल सीजन फॉर द ग्रोथ। जो शीत ऋतु है वो पौधों के ग्रोथ के लिए, खासतौर पे वो प्लांट्स जो कि समशीतोष्ण जलवायु में पाए जाते हैं, टेम्परेट कंडीशन में पाए जाते हैं, उनके ग्रोथ के लिए अनफेवरेबल कंडीशन होता है। और ऐसे कंडीशन में जब जैसे जैसे ठंड बढ़ती चली जाती है उनका सर्वाइवल मुश्किल होता चला जाता है। क्यों? मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सनलाइट कम होगी, मॉइस्चर कम हो जाएगा, है ना, विंड में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाएगी, लीव्स में जो ट्रांसपिरेशन की रेट है वो बढ़ जाएगी, हवा तेज चलने लगेगी। These conditions are not suitable for the growth of plants. Though leaves perceive changes in the photoperiodic effect of the day, कि जो बाहर का फोटोपीरियोडिक इफेक्ट है वो प्लांट्स की लीव्स उसको डिटेक्ट करती हैं, बट इट इज ऑल्सो डिटेक्टेड बाय द बर्ड्स। बर्ड्स में भी जो है फोटोपीरियोडिक चेंज को डिटेक्ट करने की कैपेसिटी होती है, एंड it act as the sites of perception for inducing the dormancy। और वही जो चेंजिंग फोटो पीरियड है, यानी दिन का कम होना, रात का बढ़ जाना, लंबी रात छोटे दिन, ये जो डिटेक्ट होता है ये लीव्स के द्वारा भी डिटेक्ट होता है और जो बर्ड्स होती हैं उनके द्वारा भी डिटेक्ट कर लिया जाता है कि अब फोटो पीरियड चेंज हो गया है। द इंडक्शन ऑफ द डॉर्मेंसी इन बर्ड स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द फॉलिंग ऑफ द लीव्स। आपने ये देखा होगा कि जब शीत ऋतु शुरू होती है तब पतझड़ का मौसम शुरू होता है, फॉल सीजन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जैसे ही पतझड़ का सीजन शुरू होता है वैसे ही बर्ड्स में जो डॉर्मेंसी होती है उसका जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाता है। यानी बर्ड डॉर्मेंसी में कब जाती है? जब पतझड़ शुरू हो जाती है। द मैकेनिज्म ऑफ द बड डॉर्मेंसी, प्लांट्स में बड डॉर्मेंसी कैसे होती है? द बर्ड्स इन मेनी टेम्परेट प्लांट्स ग्रेजुअली स्टॉप टू ग्रो इन शॉर्ट डेज एंड एंटर इनटू द डॉर्मेंसी। तो जो प्लांट के जो बर्ड्स हैं, एपिकल बर्ड है, लैटरल बर्ड है, एक्सिलरी बर्ड्स है, ये जब शॉर्ट डे कंडीशन आती है
तब उस कंडीशन में ग्रो करना बंद कर देती हैं और डॉर्मेंसी में डॉर्मेंसी स्टेट में एंटर कर जाती हैं। The quantitative estimation by solvent extraction method revealed that the dormant bud contain greater amount of the FCC acid than actively growing buds. Solvent extraction method से जब dormant bud का केमिकल एनालिसिस किया गया तो ये देखा गया कि जो बड डॉर्मेंट है यानी जो सुसुप्तावस्था में आ गई हैं उनमें एफसीसिक एसिड का कंसंट्रेशन एक्टिवली ग्रोइंग बर्ड्स की तुलना में काफी ज्यादा पाया गया। यानी कि अगेन द बड डॉर्मेंसी इज रिलेटेड विद हायर कंसंट्रेशन ऑफ द एफसीसिक एसिड। यानी जब बर्ड्स में एफसीसिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ता है तब उसमें डॉर्मेंसी प्रोसेस शुरू हो जाती है या डॉर्मेंसी आ जाती है। डिटेक्ट कैसे होता है? फोटो पीरियोडिक चेंज के द्वारा। यानी फोटो पीरियोडिक चेंज यानी प्रेजेंस ऑफ शॉर्ट डे एंड प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग डे। कौन डिटेक्ट करता है? लीफ भी डिटेक्ट करती है और बर्ड्स भी डिटेक्ट करते हैं कि अब फोटो पीरियड शॉर्ट हो गया है। The FCC acid is a well-known growth inhibiting hormone in the plant. इस घटना से ये पता चलता है कि चाहे वो सीड डॉर्मेंसी हो या बड डॉर्मेंसी हो, this hormone is related with the growth inhibiting phenomena in the plants. Plants में ये growth को रोकने का काम ये FCC acid करता है. But the exogenous application of the FCC acid has given variable results in induction of the बड डॉर्मेंसी। लेकिन ये देखा गया कि जब आप एक्सटर्नली एफसीसिक एसिड प्लांट बर्ड्स में अप्लाई करते हैं यानी बाहर से जब आप उसमें एफसीसिक एसिड देते हैं तो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग रिस्पॉन्स मिलता है। यानी कुछ प्लांट्स में ऊपर से जब आप एफसीसिक एसिड उसमें अप्लाई करते हैं तो डॉर्मेंसी प्रमोट करता है और किसी में उसका असर या फर्क नहीं पड़ता है। Hence, it appears that bud dormancy is a more complex than simple regulation by the FCC acid. इससे ये पता चलता है कि जो bud dormancy phenomena है उसमें केवल FCC एसिड का रोल ही नहीं है बल्कि ये कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है जिसमें से कि एक फैक्टर एफसीसी एसिड का हो सकता है या एक फैक्टर के रूप में एफसीसी एसिड काम करता है। स्टिल देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स व्हिच आर नॉट नोन येट टुडे व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोमोटिंग द बड डॉर्मेंसी एंड टेकिंग आउट अ डॉर्मेंट बड into normal actively growth condition। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसी बर्ड को डॉर्मेंट कंडीशन में ले आते हैं या डॉर्मेंट बर्ड को वापस एक्टिव ग्रोथ कंडीशन में ले आते हैं, ये अभी तक नहीं पता है। बट इट इज श्योर दैट एफसीसी एसिड synthesis is one of the important factor which play active role in bringing a bird in dormant condition। Now the termination of the bud dormancy। bud dormancy को हम कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं यानी दूर करने की विधि। अब मान लीजिए अब आपके पास डॉर्मेंट बर्ड आ ही गई है, उसमें से आपको डॉर्मेंसी रिमूव करनी है। खासतौर पे ये कब यूज करते हैं? जो हम टिश्यू कल्चर करते हैं तब। सो चेंज इन फोटो पीरियड काजेस टर्मिनेशन इन बड डॉर्मेंसी। आपको पता है कि बड डॉर्मेंसी शुरू कैसे हुई थी? तो चेंज इन फोटो पीरियड से हुआ था। तो आप फोटो पीरियड को ही बदल दीजिए, डॉर्मेंसी खत्म हो जाएगी। ठीक। द कोल्ड ट्रीटमेंट और फ्लैशेस ऑफ लाइट इन नाइट कैन ब्रेक द डॉर्मेंसी। या तो आप बर्ड को कोल्ड ट्रीटमेंट दे दीजिए यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर से थोड़ा हाई टेम्परेचर पे उस बर्ड को एक्सपोज कर दीजिए। यानी जो वो जाड़े की ऋतु 3-4 महीने तक गुजारेंगे उसको आप तुरंत, भाई जब शीत ऋतु आती है तो अचानक से टेम्परेचर जो है 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री थोड़े होता है। भाई अक्टूबर से जाड़ा शुरू होगा तो जब जनवरी का मौसम आएगा, जनवरी का महीना आएगा तब जाके टेम्परेचर सबसे कम होता है। तो वो टेम्परेचर जो जनवरी में आने वाला है वो प्लांट के बर्ड को अभी दे दीजिए। इसी को कहते हैं कोल्ड ट्रीटमेंट। तो क्या होगा कि प्लांट को लगेगा कि भाई हमने जाड़ा बिता लिया, अब हम जर्मिनेट करने के लिए फ्री हैं। अथवा
जब तक लंबी रातें रहती हैं, यानी लॉन्ग नाइट कंडीशन है प्लांट्स के पास, तब तक वो प्लांट अपने आप को डोरमेंट रखे। भाई रात बहुत लंबी हो रही है, अपने आप को एक्टिव ग्रोथ करने का कोई फायदा नहीं, सफिशिएंट लाइट मिलेगी नहीं, फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएंगे, चुपचाप अपना रजाई ओढ़ के पड़े रहो। लेकिन अब ऐसे प्लांट बर्ड को जब आप अचानक से मिड नाइट में, आधी रात को लाइट के फ्लैशेस देते हैं, अचानक से चकाचौंध कर देते हैं, लाइट से एक्सपोज कर देते हैं, तो उसे लगता है अरे यार ये बीच में अचानक से लाइट कैसे है। वो नहीं जानते हैं कि इट इज सन और इट इज अ ट्यूब लाइट और इट इज अ बल्ब। उन्हें तो लाइट से मतलब, अरे लाइट मिल गई यानी कि जो रात की अवधि है वो कम हो गई, अरे उठो उठो तो सुबह हो गया। So this condition can be provided artificially, either it is a cold treatment or flashes of light in the night. It is sufficient to break the bud dormancy. Bud dormancy can also be broken by the treatment with gibberellic acid and ethylene. आप बड को जिबरेलिक एसिड या इथाइलिन ट्रीटमेंट देंगे तब भी बड डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है। सम कॉमन केमिकल्स विच आर यूज्ड टू ब्रेक बड डोरमेंसी आर ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स 2,4-D, इट इज अ सिंथेटिक ऑक्सिन, ये भी बड डोरमेंसी को ब्रेक कर देता है। रिंडाइट, इट इज इथाइलिन रिलीजिंग कंपाउंड, ये भी जो है बड डोरमेंसी को ब्रेक कर देता है। इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन, इट इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड केमिकल to remove the bud dormancy, and gibberellic acid. These are the chemicals which remove bud dormancy. The ethylene chlorohydrin increases the synthesis of RNA and DNA, which are responsible for breaking the bud dormancy. In some plants like gladiolus हमारे डिपार्टमेंट में भी बाहर खिलता है सर्दियों में, the dormancy can be broken by the warm water treatment. कुछ प्लांट्स में एक्सेप्शनली है जैसे कि ग्लेडियोलस, उसमें जो बड डोरमेंसी है वो वार्म वाटर ट्रीटमेंट से भी दूर होती है। फॉर एग्जांपल, इफ द बल्ब और कॉर्म ऑफ द ग्लेडियोलस आर ट्रीटेड विथ हॉट वार्म वाटर हैविंग टेम्परेचर बिटवीन 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इट रिमूव्स द डोरमेंसी ऑफ दैट ग्लेडियोलस बल्ब। सो इन दिस वे वी कैन ब्रेक द डोरमेंसी। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। किसी को कुछ पूछना